गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम चैप्टर 4 यानी अध्याय 4 पढ़ेंगे, सिनेमा। इसमें लेखक ने सिनेमा के बारे में बताया कि कैसे कैसे सिनेमा का विस्तार हुआ भारत में, कौन सी बोलती फिल्म पहले बनी, कौन सी चित्र सहित पहली फिल्म बनी। अब पढ़ते हैं, हम देखते हैं। जनसंचार माध्यम पर आधारित इस पाठ का संकलन हमारे संपादक मंडल द्वारा किया गया। इस पाठ में भारतीय सिनेमा जगत के यानी कि भारतीय सिनेमा का जो जगत है, सिनेमा जगत के इतिहास तथा इसके विकास को रोचक एवं सुग्राह्य शैली में यानी किस तरह इसको रोचक बनाया जाए, किस तरह इसको सामने वाले के सामने प्रस्तुत किया जाए, वो बताया गया है। यह हमें सिनेमा के आरंभ से लेकर वर्तमान यानी जब से सिनेमा ने बनना शुरू किया तब से लेके अभी वर्तमान में सिनेमा की क्या स्थिति है वो सारी बताई गई है। विद्यार्थियों एवं जनता तक विभिन्न आचार व्यवहारों को पहुंचाने का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम है सिनेमा। यानी समाज में जो भी उद्देश्य हम व्यक्त करना चाहते हैं या समाज को हम कुछ देना चाहते हैं तो उसका सबसे सशक्त माध्यम कौन सा है? सिनेमा। आज हम कोई फिल्म देखने जाते हैं तो कोई फिल्म ऐसी होती है जो मनोरंजन से होती है, कोई ऐसी फिल्म होती है जो हमें किसी विशेष उद्देश्य के लिए विशेष उद्देश्य देके बताती है कि उसका विशेष उद्देश्य क्या है। और उससे नए जो युवा हैं और जो बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है, उन्हें कोई ना कोई संदेश मिलता है। तभी लेखक कहता है कि विद्यार्थियों एवं जनता तक विभिन्न आचारों व्यवहारों को पहुंचाने का सबसे लोकप्रिय साधन और लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम है सिनेमा। हालांकि यह अन्य माध्यमों की तरह सीधे तौर पर सूचना देने का काम नहीं करता, सीधी सूचना नहीं देता, लेकिन परोक्ष रूप में सूचना, ज्ञान और संदेश देने का काम करता है। सिनेमा को मनोरंजन के एक सशक्त माध्यम के तौर पर देखा जाता है। सिनेमा को मनोरंजन के रूप में भी देखा जाता है। आप देखो, फिल्म देखते हो तो आपका मनोरंजन होता है, हम मानते हैं कि हमारा मनोरंजन हो रहा है। और किसी किसी फिल्म से हमें कोई ज्ञान भी मिलता है, कोई फिल्म ऐसी होती है जो हमें संदेश देके जाती है, कोई फिल्म ऐसी होती है जो हमें हमारा इतिहास बताती है। ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं। सिनेमा के आविष्कार का श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि सिनेमा के आविष्कार का श्रेय यानी कि सिनेमा को शुरू किसने किया, तो आप कह सकते हैं कि थॉमस अल्वा एडिसन। और यह 1883 यानी 1883 में मिनेटिस्कोप की खोज के साथ जुड़ा हुआ है। 1894 यानी 1894 में फ्रांस में बनी पहली फिल्म, सबसे पहली फिल्म फ्रांस में बनी जो 1894 यानी 1894 की पहली फिल्म द अराइवल ऑफ ट्रेन से सिनेमा की तकनीकी में तेजी से विकास हुआ और जल्द ही यूरोप और अमेरिका में कई अच्छी फिल्में बनने लगी। लेखक कहता है कि जैसे ही सन 1894 में फ्रांस में पहली फिल्म बनी द अराइवल ऑफ ट्रेन, उसके बाद से जो सिनेमा का विकास तेजी से होने लगा और यूरोप और अमेरिका में कई अच्छी फिल्में बनने लगी। भारत में पहली मूक यानी जिसमें आवाज नहीं थी, जो फिल्म थी जिसमें आवाज नहीं थी, बनाने का श्रेय दादा साहब फाल्के को जाता है। लेखक कहता है कि भारत में पहली मूक फिल्म बनाने का श्रेय दादा साहब फाल्के को जाता है। यह फिल्म थी सन 1913 में बनी राजा हरिश्चंद्र। सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? यह फिल्म थी 1913 में बनी राजा हरिश्चंद्र। आपसे कोई पूछे कि सन 1913 में सबसे पहली मूक फिल्म कौन सी बनी तो आप कहेंगे राजा हरिश्चंद्र बनी थी और इसका श्रेय दादा साहब फाल्के को जाता है। इसके बाद के 2 दशकों में कई और मूक फिल्में बनी। मूक यानी जिसमें आवाज नहीं थी, बिना आवाज वाली फिल्में। इसके कथानक धर्म, इतिहास, लोक कथाओं के इर्द गिर्द बुने जाते रहे। सन 1931 में पहली बोलती फिल्म बनी आलम आरा। बोलती फिल्म यानी जिसमें आवाज थी। सबसे पहली फिल्म 1931 में बनी आलम आरा। इसके बाद फिल्मों का दौर शुरू हुआ। आजादी के बाद जहां एक तरफ भारतीय सिनेमा ने देश के सामाजिक यथार्थ को गहराई से पकड़कर आवाज देने की कोशिश की, यथार्थ को यानी ये जो सच था। लेखक कहता है कि आजादी के बाद
कि जो भी सिनेमा था या जो भी फिल्में बनी, वो जो सामाजिक यथार्थ यानी जो समाज में क्या हो रहा था उसको प्रस्तुत करने की कोशिश की गई। वहीं लोकप्रिय सिनेमा ने व्यावसायिकता का रास्ता अपनाया। वहीं लोकप्रिय जो सिनेमा था उसने व्यावसायिकता का रास्ता अपनाया, यानी पैसा कमाने की रास्ता अपनाया, यानी कि उन्होंने फिल्में बनाई सिर्फ पैसा कमाने के लिए। एक तरफ पृथ्वीराज कपूर, महबूब खान, सोहराब मोदी, गुरुदत्त जैसे फिल्मकार थे, तो दूसरी तरफ सत्यजीत रॉय जैसे फिल्मकार। 70 के दशक तक सिनेमा के मूल में प्रेम, फंतासी और कभी न हारने वाले सुपर नेचुरल हीरो की परिकल्पना रही। अब लेखक बताता है कि 70 के दशक में जो फिल्में बनी वो कभी नहीं हारने वाला सुपर हीरो हम देखते हैं, कई सुपर हीरोज आए थे, स्पाइडरमैन है या और भी सुपर हीरो आए थे। वो कहते हैं कि वो प्रेम फंतासी यानी प्रेम यानी रोमांस पे बनी, फंतासी यानी कल्पनाओं पे बनी, ये सारी चीजें उस 70 के दशक में इन सब विषयों पर फिल्में बनी। कहानियों में कुछ न कुछ संदेश देने की कोशिश हुई, लेकिन बहुत ही अव्यवहारिक तरीके से। कोशिश तो बहुत हुई कि इन कहानियों में कि कोई संदेश दिया जाए, लेकिन वो व्यवहारिक नहीं था। 70 और 80 के दशक में कुछ फिल्मकारों ने महसूस किया कि सिनेमा जैसे सशक्त 70 और 80 के दशक में सशक्त माध्यम का इस्तेमाल आम लोगों में जनता चेतना फैलाना, उसे व्यवहारिक जीवन की समस्याओं से जोड़ने और अन्याय के खिलाफ एक कलात्मक अभिव्यक्ति के तौर पर किया जाए। 70 और 80 के दशक में कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम सिनेमा को लोगों जो समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं उसके खिलाफ लोगों में चेतना फैलाने का कार्य करें। उन्होंने कहा कि यदि समानांतर सिनेमा का दौर था यही, इस दौरान अंकुर, निशान, धर्म सत्य जैसी फिल्में बनी। हालांकि सत्यजीत रॉय 50 के दशक में ही पथेर पांचाली बनाकर इसकी शुरुआत कर दी थी, लेकिन समानांतर सिनेमा ने एक आंदोलन की शक्ल ली। 60 के दशक के आखिरी वर्षों और 70 के दशक में यह आंदोलन 80 के दशक में भी जारी रहा। कहने का तात्पर्य क्या है कि बहुत सारी ऐसी फिल्में बनी जिसमें सामाजिक चेतना जगाने का प्रयास किया, और यह प्रयास 60 के दशक से 80 के दशक तक चला। यह आंदोलन 80 के दशक में भी जारी रहा। इस धारा में सत्यजीत रॉय के अलावा श्याम बेनेगल, मृणाल सेन, ऋत्विक घटक, अदूर गोपाल कृष्णन, सेथ्यू गोविंद निहलानी जैसे फिल्मकार शामिल हुए। लेकिन बाजारवाद और व्यावसायिकता के दबाव में समानांतर और कला फिल्मों का दौर 80 के दशक में ही समाप्त होने लगा। फिर कहते हैं व्यावसायिकता, यानी फिर लोगों ने क्या किया, 80 के दशक के बाद लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि क्यों ना हम फिल्मों से ज्यादा पैसा कमाए। तो पैसा कमाने के लिए ऐसी फिल्में आने लगी जिसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेश नहीं जा रहा था। एक बार फिर लोकप्रिय मुंबईया फिल्म यानी कि मुंबईया फिल्म छाने लगी, जिसमें सिर्फ जो प्रोड्यूस करता उसको उसको सिर्फ पैसा मिले। दरअसल हिंदी फिल्मों पर शुरू से ही पॉपुलर या लोकप्रिय फिल्मों का दबदबा रहा। कला फिल्मों को समानांतर सिनेमा इसीलिए भी कहा गया क्योंकि ये अपनी अंतर्वस्तु में लोकप्रिय फिल्मों के समानांतर चलती थी। कला फिल्मों के कमजोर पड़ने पर एक साथ एक बार फिर पॉपुलर या लोकप्रिय सिनेमा हावी हो गया और तकनीकी कथानक पर भारी पड़ने लगी। भारतीय सिनेमा में पारिवारिक फिल्मों का भी एक धारा लगातार चलती रही। आपने देखा भारतीय सिनेमा में पारिवारिक धारा अलग से चलती रही, मतलब ऐसे ऐसे विषय यानी कि परिवार से जुड़े विषयों पर भी फिल्में बनती रही और वो लगातार आज भी बीच बीच में आती रहती है। हल्के फुल्के हादसे और एक आम आदमी के परिवार की खट्टी मीठी कहानी पर बनी इन साफ सुथरी फिल्मों को भी खूब पसंद किया गया। जहां पर मुंबईया फिल्म आ रही थी यानी कि पैसा कमाने के लिए बिना किसी संदेश दिए, बिना कोई संदेश दिए ऐसी हंसी मजाक की मनोरंजन के साधनों वाली फिल्मों के साथ पारिवारिक फिल्में आ रही थी। एक आम आदमी के परिवार से जुड़ी ऐसी कहानियां हमें सुनाई जा रही थी, सिनेमा में दिखाई जा रही थी और वो बहुत अच्छे से पसंद भी की जा रही थी। लोकप्रिय और पारिवारिक फिल्मों की पहुंच गांव और शहर के साधारण दर्शकों तक रहती आई है। इस तरह की फिल्मों में दर्शकों को बांधने वाला कथानक, रोजमर्रा की समस्याएं, मधुर संगीत, पारंपरिक नृत्य और संस्कृति के कई आयाम दिखाई देते हैं।
इस धारा के फिल्मकारों में राज कपूर, गुरुदत्त, विमल रॉय, ऋषिकेश मुखर्जी, बासु चटर्जी जैसे कई नाम आते हैं। कई इसमें इनका नाम बताया है फिल्मकारों के। लेकिन 80 और 90 के दशक में मुंबईया सिनेमा पर व्यावसायिकता का नशा इस कदर छाता गया कि फार्मूला फिल्में फिल्मकारों के लिए मुनाफा कमाने का सबसे बड़ा हथियार बन गई। फिर मनोरंजन पर बनने वाली फिल्में में लोगों को, ऐसी फिल्में जिसमें लोगों को सिर्फ मनोरंजन होता, लड़ाई झगड़ा या किसी अन्य विषय पर बन गई, उनको सिर्फ पैसा कमाने का साधन मिला, जिसमें रोमांस, हिंसा और एक्शन दिखाया गया। कहने के लिए हर फिल्म में कोई ना कोई सामाजिक संदेश देने की औपचारिकता निभाई गई, यानी कहा जरूर जाता कि इसमें कोई ना कोई संदेश है, लेकिन ऐसा होता नहीं था। उसमें सिर्फ रोमांस, एक्शन और ये सब होता। लेकिन इसका मकसद क्या होता है ऐसी फिल्मों को बनाने का? सिर्फ पैसा कमाना। ऐसी फिल्मों ने खासकर युवाओं के मन में, मस्तिष्क पर बहुत बुरा प्रभाव छोड़ा। जो लड़ाई दंगा जो दिखाया गया वो युवाओं के लिए अच्छा नहीं रहा। इस तरह हम कह सकते हैं कि सिनेमा के ज्ञानवर्धन के लिए बेहतर और सबसे ताकतवर माध्यमों में से एक सिनेमा है। इसके कई आयाम और भी हैं। यह मनोरंजन के साथ साथ समाज को बदलने, लोगों में नई सोच विकसित करने, अत्याधुनिक तकनीकी के इस्तेमाल से लोगों को सपनों की दुनिया में ले जाने का माध्यम भी है। लेखक कहता है कि ये हम कह सकते हैं कि सिनेमा लोगों की सोच बदल सकता है, लोगों को सपने दिखा सकता है और एक नए आयाम तक भी पहुंचा सकता है, क्योंकि कुछ ऐसी फिल्में हैं जो अच्छा संदेश भी देती है। मौजूदा समय में भारत हर साल लगभग 800 फिल्मों का निर्माण करता है और दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश बन गया। हिंदी के अलावा अन्य क्षेत्रीय भाषा और बोली में भी फिल्में बनती है और खूब चलती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय हिंदी भाषा में ही, भारत के अंदर सिर्फ हिंदी भाषा में ही फिल्म बन रही है, नहीं, अन्य तेलुगु, कन्नड़, तमिल, इन सब भाषा में भी फिल्में बन रही है और बहुत अच्छी चलती भी है। परंतु वर्तमान में सिनेमा अपने मूल उद्देश्य से भटकता नजर आ रहा है। लेखक कहता है कि लेकिन आज जो हम देखते हैं कि जो फिल्म का निर्माण हो रहा है वो सिर्फ पैसा कमाने का, व्यावसायिकता है। जो मूल उद्देश्य, जो क्या मूल उद्देश्य उसका क्या था? सामाजिक चेतना जागृत करना, ऐसे उद्देश्यों को सामने लाना जनता के, कि उससे हमें ये पता चले कि समाज में क्या बुराइयां व्याप्त है, उनके खिलाफ हम आवाज उठा सके। लेकिन आज कई फिल्मकार ऐसे आ गए हैं जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए फिल्मों का निर्माण करते हैं। थैंक यू।